मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग की तैयारियों में जुटा उत्तराखंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। एमपी यूपी छत्तीसगढ़ के सीएम भी होंगे शामिल। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करने वालों को भी करेंगे सम्मानित। सीएम आवास में आयोजित होगा कार्यक्रम। देहरादून में नकल विरोधी कानून के तहत 2 आरोपियों पर केस दर्ज। ब्लूटूथ डिवाइस से करा रहे थे नकल। हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते जा रहे डेंगू के मामले। पिछले 24 घंटों में डेंगू के आए 44 नए केस। 1588 पहुंचा डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों में पूरा उत्तराखंड जुटा हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। MP यूपी छत्तीसगढ़ के CM भी बैठक में शामिल होंगे। तो एक बड़ा आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जिसको मद्देनजर रखते हुए लगातार तैयारियों में उत्तराखंड जुटा हुआ है। देहरादून से ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों में उत्तराखंड जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के CM भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में उत्तराखंड जुटा हुआ है। जल्द ही इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड में बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? बैठक है जो कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी है। और केंद्रीय यहाँ पर जो है विस्तार से अगर जो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से महत्वपूर्ण बैठक रखी जाएगी, इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनसे जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जो है आने वाली जो यहाँ पर चीजें हैं, या फिर टेहरी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो टेहरी के नरेंद्र नगर में जो है इस बैठक को आयोजित किया जाना है। क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले ये जो बैठक है जुलाई में यहाँ पर होनी थी, लेकिन आपदा के कारण जो है इस बैठक को यहाँ पर निरस्त उस समय यहाँ पर जो है कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो है इस बैठक में 4 एजेंडों पर जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कि आयुष्मान की अगर यहाँ पर बात की जाए, अटल आयुष्मान की बात की जाए, इसको लेकर के जो है यहाँ पर 4 एजेंडे ऐसे हैं जिन पर यहाँ पर चर्चा की जानी है। साथ ही साथ देहरादून से यहाँ पर सहारनपुर की अगर बात करें तो उसकी जो रेलवे लाइन है उसको लेकर भी जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जानी है। जी, तो विनय, क्या कुछ इस वक्त तैयारियां वहां पर की जा चुकी हैं? और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के CM भी शामिल होंगे, तो किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी? क्या जो ये मध्य क्षेत्रीय प्रदेश हैं, इनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से आगामी रणनीति बनाई जाएगी विकास की? जी बिल्कुल। इसे देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी बैठक जो है, महत्वपूर्ण बैठक जो है ये देहरादून में यहाँ पर होने जा रही है। देहरादून के यहाँ पर बात की जाए तो जितने भी यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो है खुद इस बात को जो है यहाँ पर कहा है और खुद ही जो है रणनीति के तहत यहाँ पर जो है ये बैठक का आयोजन यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसमें कि 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं इस दौरान बैठक में रहने वाले हैं और किस तरीके से जो है
विकास कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, या फिर मध्य क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ये क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ नई चीजों को जो है वहाँ पर तैयारियों के दौरान जो है देखना है। कई ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जो है इस बैठक का आयोजन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, और एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो इस दौरान यहाँ पर रहने वाली होगी। जी विनय, तो बिल्कुल काफ़ी अहम इस बैठक को माना जाए। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे, तो एक बड़ी बैठक इसे माना जाए। साथ ही साथ किस तरह से विकास करना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लोहाघाट क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि आयुष्मान भवा योजना के तहत 2 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम निःशुल्क जांच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी ने शिविर में रक्तदान कर कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर उन्हें रक्तदान करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने क्षेत्र के अन्य लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। से हम लोग का ये पखवाड़ा शुरू हुआ है, जो रक्तदान की भी और स्वच्छता की भी और आयुष्मान भव प्रोग्राम की 4 हफ्ते व्यापी ये प्रोग्राम होगी। आज और कल 2 दिन हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, तो लोगों को हमारी तरफ से अपील है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, अपना पंजीकरण कराए और रक्तदान करे। रक्तदान से किसी की जान बच सकती है, तो इसको एक सेवा की तहत इसको किसी कहीं सेवा दे रहे हैं, इसी भाव से इसको ग्रहण करें और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की बैठक ली। इस मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बैठक डेंगू से बचाव की तैयारियों को लेकर की गई। उन्होंने सभी से समन्वय बनाकर काम करने को कहा। साथ ही जल्द से जल्द नालों की सफाई करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद कल्पना सैनी ने लाखों की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया और क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी। नए दायित्व के साथ आज मैं यहाँ हूँ, उसका निर्वहन का पूरे आवास विकास को आवश्यकता है। एक तरह से पूरे जसपुर को आवश्यकता है, क्षेत्र को आवश्यकता है, पर एक प्रयास किया है मैंने कि मैं थोड़ी सी सुविधा यहाँ जुटा सकूं, बस वही है, उसी का लोकार्पण करने आया। देश भर में आयुष्मान भवा अभियान शुरू किया जा रहा है। हरिद्वार में भी आयुष्मान भवा अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में एम्स ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीमों के द्वारा जिले के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों की जांच और उपचार किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने बताया कि आयुष्मान भवा अभियान के तहत 4 सप्ताह तक अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। लोगों के अटल आयुष्मान कार्ड भी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जनपद में, वैसे तो पूरे प्रदेश में लगभग 4 वीक एक प्रोग्राम चलना है। इसमें पहले वीक में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और जगह जगह पे लोगों की जांच की जाएगी। और दूसरे वीक में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आपका टीबी हो गया, लेप्रोसी का हो गया, इनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे पूरे जनपद में। और लोगों का चेकअप वगैरह भी हम लोग कराएंगे। 3rd वीक में MCH का प्रोग्राम होगा, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर आपका आधारित होगा। और 4थे वीक में RBSV का प्रोग्राम होंगे, जो इम्यूनाइजेशन पे जिन पर फोकस होगा। इसके अलावा पूरे जनपद में जितने भी हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं, जो लगभग 124 के करीब इनकी संख्या है, इन 124 जो हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं, तो उनका रोस्टर हम लोगों ने इस हिसाब से बनाया है कि एक हेल्थ और वेलनेस सेंटर 3 ग्राम सभाओं को कवर करेगा।
हल्द्वानी में बाल विकास परियोजना के तहत पोषण माह के अंतर्गत सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत थीम पर अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद्र सिंह, वार्ड सदस्य, चिकित्सक, शिक्षक मौजूद रहे। कार्यक्रम में 8 महिलाओं को गोद भराई, 8 किशोरी बालिकाओं की चार्ट प्रतियोगिता, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वच्छता एवं स्वच्छता की जांच, 19 महिलाओं को महालक्ष्मी किट का वितरण किया गया। पोषण आधारित संवेदनशीलता के लिए प्रमुख मानव जीवन चक्र यानी गर्भावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में जागरूक किया गया। उत्तराखंड में डेंगू का डंक लगातार जहरीला होता जा रहा है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी इस बीमारी का मच्छर कहर बरपा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब डेंगू के नए मामले सामने नहीं आ रहे हों। बागेश्वर में अब तक 15 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 7 डेंगू के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों में डेंगू के पॉजिटिव पाए जाना चिंता का विषय बना हुआ है। अब जिला प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है और जिले के सभी अस्पतालों में भी स्पेशल डेंगू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मरीज जो हैं पहाड़ों में तो ज़्यादा नहीं है। जो मरीज मेरे पास अभी 15-16 मरीज आए होंगे टोटल अभी तक इस सीज़न में डेंगू के। अधिकतर मरीज जो हैं वो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं। सबकी ट्रैवल की हिस्ट्री है, कोई देहरादून से आया, कोई हल्द्वानी से आया, कोई दिल्ली वगैरह से आया। तो पहाड़ों में जहाँ तक है 1-2 केस रेयरली हमको मिलते। पानी यूज़ करेगा, मिनरल वाटर यूज़ करेगा। मच्छरों से बचाव का तरीका है, जिसके यहाँ आसपास ज़्यादा मच्छर है, मच्छरदानी का यूज़ करें। आसपास अपने पानी को इकट्ठा ना हो, क्योंकि जो डेंगू का मरीज होता है वो रुके हुए पानी में जो होता है स्टैगनेंट वाटर, उसमें पैदा होता है। बागेश्वर की बात करें तो जो लोकल मार्केट एरिया है या जो कोतवाली क्षेत्र है और जो कठायतवाड़ा, इस कुल मिला के अभी हमको 6 पॉजिटिव केस मिले हैं और एट प्रेजेंट 2 पेशेंट एडमिट है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। 4 पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अभी हमने इस पर पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। नगर पालिका से लेकर के हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं शासन से, प्रशासन से भी। फॉगिंग से लेके लार्विसाइडल इस तरह की सारी चिन्हित कर दी गए। बचाव के लिए यह है कि पूरे आस्तीन के कपड़े पहने जाएं और क्रीम वगैरह जो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम होती है वो लगाए जाएं। घर में ऑल आउट वगैरह इससे कर सकते हैं, हिट स्प्रे कर सकते हैं। स्वयं को बचाएं और पानी वगैरह ना इकट्ठा होने दें, साफ सफाई रखें करके। बाकी नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 10 बाइकें और एक ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस को काफी लंबे समय से क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातों की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों की गैंग की तलाश भी की जा रही है। साथ ही दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की चोरी पर अंकुश लगाने और पूर्व में पंजीकृत अभियोगों के अनावरण हेतु एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में सीओ रुड़की के निकट पर्यवेक्षण में और इंस्पेक्टर सिविल लाइन के नेतृत्व में टीम के द्वारा उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हुए 2 अभियुक्तों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिलें और एक ई-रिक्शा बरामद किया गया है। मुख्य रूप से ये लोग नशे के शिकार हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चोरी की घटनाएं करना इन्होंने स्वीकार किया है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्र की जा रही है और अन्य विवेचनात्मक कार्य। चमोली के एसपी रेखा यादव ने कहा कि पुलिस और पत्रकार सब सभ्य समाज के निर्माण के लिए एक अहम भूमिका के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यातायात नियंत्रण और अपराधों की रोकथाम करने में उल्लेखनीय अनुभव रहा है। रेखा यादव ने आगे कहा कि 4 धाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, यात्रा मार्ग पर यात्रियों को पुलिस से अच्छी सुविधा मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम का प्रयास भी किया जाएगा। वहीं युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति से बचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
दृष्टिगत अगर जो घटना यहाँ कारित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही जो इस घटना के संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चूँकि घटना से कहीं ना कहीं एक भय का माहौल व्याप्त होने की आशंका थी, बट ऐसी कोई संभावना यहाँ नहीं है। सभी यात्रा सकुशल चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसको लेकर के किसी तरह की कोई दुविधा मन में ना रखें। जो घटना हुई है उस पर हम लोग अपने स्तर से लीगल कार्रवाई जो हमारी तरफ से अपेक्षित है। हरिद्वार के रोशनाबाद विकास भवन सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जरूरी निर्देश दिए और कामों को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर वो जिलों में जाकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जिले के अधिकारी कार्यक्षेत्र में जाने की साप्ताहिक सूची तैयार कर लें, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमारी संचालित हो रही हैं, जो हमारी जिला योजना हो, स्टेट की योजना हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, तो इन योजनाओं में क्या प्रगति है उसकी समीक्षा के लिए हर माह में 2 सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रभारी बनाए हैं और एक रोस्टर बनाए और 2 अधिकारी हमारे आते हैं सीनियर ऑफिसर्स, वो जनपद की समीक्षा करते हैं और किसी भी ग्राम सभा में भ्रमण करेंगे। वहाँ पे जितनी भी योजनाएं हमारी फिर भी जो जिला स्तर की, राज्य स्तर की और सेंट्रल स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं उनका अपना वो एक रिव्यू लेते हैं और प्रोग्रेस को देखते हैं। तो आज सचिव विनोद सुमन जी आए हुए हैं, तो अभी जनपद स्तर में उन्होंने समीक्षा की है जनपद स्तरीय अधिकारियों की और उसके बाद फिर ग्राम सभा के भ्रमण पर जा रहे हैं। हर एक सेक्रेटरी को हर एक महीने किसी एक जिले में जाके वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो स्कीम्स हैं, चाहे भारत सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, चाहे जिले की योजनाएं हैं, उसकी क्या प्रगति है इसको देखे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी कड़ी में मैं हरिद्वार जनपद में आया हूँ। यहाँ भी जो स्कीम चल रही हैं उसके बारे में देखना है और अभी हमने बैठक लिया अधिकारियों के साथ में। काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है और भी अच्छे काम हो सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा हुई है और यहाँ के अधिकारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से और अच्छा हम इसको कार्य को करें, जो कमियाँ उसको दूर करें। जो स्कीम चल रही हैं उसके बारे में लगातार हमारा जो राज्य सरकार का सूचना लोक संपर्क विभाग है वो लगातार प्रचार प्रसार करता है। जनपद स्तर से जब जिलाधिकारी बैठक करते हैं, मुख्य विकास अधिकारी बैठक करते हैं, तो लोगों को बताते हैं योजनाओं के बारे में। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद बागेश्वर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा 2022 के मतों से अधिक मत लाई है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा कम अंतर से अधिकतर बूथ नहीं जीत पाई, फिर भी हर बूथ से सम्मानजनक भाजपा को मत मिला है। बागेश्वर उपचुनाव जीतकर उत्तराखंड में भाजपा ने सभी विपक्षी दलों को धूल चटाई है। विपक्ष मिलकर भी भाजपा को बागेश्वर उपचुनाव में नहीं हरा पाया। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा तैयार है। उत्तराखंड में ऐसे लोकसभा चुनाव में तो हमारा सीधा कांग्रेस की फाइट होती है। लोकसभा का चुनाव का पूरा विषय अलग प्रकार का होता है, केंद्र योजनाओं से जुड़े हुए विषय होते हैं। मोदी जी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का जन समर्थन है, इसलिए मैं कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव के अंदर हमको 60% से ज़्यादा मत टोटल पोलिंग हमको प्राप्त हुआ है। इस बार भी हमको प्राप्त होगा और हम लोग अल्मोड़ा लोकसभा सहित 5 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर जाएंगे। अभी तक की अभूतपूर्व सभा मोदी जी की पिथौरागढ़ के अंदर होगी और वो हमारे उत्तराखंड के चुनाव में जीत का के लिए मील का पत्थर साबित। तो बागेश्वर उपचुनाव की जीत के बाद लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर उल्लास देखा जा रहा है। उसी क्रम में लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने महेंद्र भट्ट पहुंचे और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। देहरादून में डोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कई बैंकों से लोन ले चुका था। फर्जी आधार कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल फोन भी खरीद चुका था। आरोपी युवक के कब्जे से एक कार और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।
शाम को हमारे वहाँ जब डोईवाला थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो वहीं पे एक संदिग्ध व्यक्ति से जब हमने पूछताछ करी, संदिग्ध लगा था तो उससे भी पूछताछ करी कि जो ये व्यक्ति है ये व्यक्ति फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता था और उस फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसने कई बैंक से लोन लिए हुए हैं। और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया ये पिछले कुछ समय से यहाँ डोईवाला क्षेत्र में रह रहा था और इसके द्वारा नकली आधार कार्ड बना के कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में तो कई लोन लिए हुए हैं और उन लोन लेकर इसने कई वाहन भी लिए हैं और साथ में कई मोबाइल फ़ोन भी लिए हैं। तो वाहन की बरामदगी में हमने उसके द्वारा एक 4 व्हीलर और 3 मोटरसाइकिल बरामद करी हैं। तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।